लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर फर्स्ट इंडिया का मेगा कवरेज लगातार जारी है। हम सवेरे 7 बजे से चुनाव नतीजों को लेकर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान, हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एडिटोरियल टीम इस सब पर लगी हुई है। अब तक के नतीजों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत को पार कर चुकी है और भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान के कोर स्ट्रेटजिस्ट भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत मुबारकबाद आपको कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार देश में इस तरह के स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ी है। और उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद कि राजस्थान में मिशन 25 को आपने हासिल कर लिया। तो क्या कोर स्ट्रेटजी रही, आज तो बता सकते हैं आप? नहीं, देखिए, स्ट्रेटेजी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है जी। लोकतंत्र में स्ट्रेटेजी बहुत साफ होती है। वो ये होती है कि आप जनता के दिल में उतरने चाहिए जी। और आप जनता के तो दिल में। सबसे मुश्किल काम है। नहीं, काम मुश्किल नहीं है। जैसे सांस लेना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लोग सांस ही ढंग से नहीं ले पाते। तो जनता के मन में पारदर्शी तरीके से उतरना, अपनी अच्छी नीतियों के साथ उतरना, अपने सकारात्मक विचारों के साथ लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ना और जो टीम कार्यकर्ताओं की आपके साथ काम करती है उसमें टीम भावना पैदा करना। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सारी जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम की अथक मेहनत और जनता का आशीर्वाद है, जिसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस तरह की जीत की उम्मीद आपको लग रही थी, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर भी? और ये माना कि मिशन 25 आपने बनाया था, लेकिन मिशन 25 एक टारगेट होता है, उस टारगेट को 100% हासिल करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, टारगेट को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, कोई ये जो राजनीति है ये जनभावनाओं के आधार पर चलती है, सामाजिक समीकरणों के आधार पर चलती है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि समाज के सभी वर्गों ने, सभी क्षेत्रों ने हमारे पे विश्वास किया। और मुझे लगता है कि टारगेट हासिल करना जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि जिस तरीके से हमारे पे विश्वास किया गया हम उसके अनुरूप ही सरकार की सेवा की डिलीवरी भी दे पाए। जी, इसको इस तरह से देखूं मैं कि राजस्थान के नज़रिए से, तो राजस्थान के लिए आपने जो पहली जो भूमि थी, ज़मीन जो थी, वो विधानसभा चुनावों में तैयार की। उसमें भी आप स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर रहे और राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला, 163 सीटों का। तो उसका बड़ा फ़ायदा लोकसभा चुनावों में हुआ निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय वसुंधरा जी ने जो पिछले 4 अप्रैल से लेकर के और 11 सितंबर तक 14,000 किलोमीटर की एक यात्रा थी। मैं उस समय हमेशा, जब हमारी दिन में सभाएं होती थी तो मैं हमेशा एक एक सभा में कितनी संख्या उपस्थित रहती थी वो हम गिना करते थे। और जब यात्रा समाप्त हुई और कुल मिलाकर हमने सभाओं की संख्या को जोड़ा तो हमें ये लगा कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने सीधे सीधे हमारा, जिसको आई कांटेक्ट कहते हैं, वो आई कांटेक्ट हुआ। तो मैं हमेशा मानता था कि राजस्थान में अगर 4 करोड़ मतदाताओं में 50% मतदाता अगर 2 करोड़ वोट डालते हैं तो 50 लाख से हमने आई कांटेक्ट किया है। तो 50 लाख उनकी भाषा को पढ़ा है, उनके सपनों को पढ़ा है, उनके सपनों के लिए हमने एक संकल्प दिया है। इसलिए विजय जी, वह एक प्रथम चरण है कि उनकी भाषा, सपनों को पढ़कर उसके लिए संकल्प देना, लेकिन संकल्प को ज़मीन पे उतारना, मुझे लगता है ये उससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बड़ी जिम्मेदारी का काम था, खासतौर से जब लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन हुआ, कोर टीम में जो आपकी टीम थी उसने सेलेक्ट किया, तो कुछ उम्मीदवारों को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए। एक जो बड़ी सीट थी बाड़मेर की सीट, जहाँ पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जी टिकट मांग रहे थे और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उसको लेकर बड़ी शंकाएं रहीं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो, अब तो खैर आप कह सकते हैं कि सही फैसला था, लेकिन वो एक जोखिम भरा फैसला नहीं मानते आप? मैं ये मानता हूँ कि एक जो पद्धति भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में और लोकसभा में जो एक पद्धति ली थी, वो पद्धति ये थी कि निचले स्तर के सब कार्यकर्ताओं की राय को जानना। और मैं सच कहता हूँ कि उसमें सब सामाजिक समीकरणों का, कार्यकर्ताओं की राय को हमने माना। और कई बार जो कार्यकर्ताओं की राय आई, जब हम उसके हिसाब से हम विषयों को लेकर के आए तो व्यक्तिगत विषय होने के कारण कुछ लोगों ने उसको अस्वीकार किया। लेकिन पार्टी के हित में लिए जाने वाले निर्णय थे, हमने वो निर्णय लिया। आज उस निर्णय को जनता ने स्वीकार किया है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन पार्टी का निर्णय कैसे हो सकता है? कर्नल सोनाराम तो उस दिन तक कांग्रेस पार्टी में रहते थे, आपकी पार्टी में आए नहीं थे, तो कार्यकर्ताओं ने कैसे राय दी कर्नल सोनाराम के बारे में? ऐसा है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मानना था कि आप मारवाड़ क्षेत्र में जब चारों सीटों के बारे में विचार करेंगे, जिसमें पाली, बाड़मेर, जोधपुर और सिरोही ये आती हैं,
तो आप सारे सामाजिक वर्गों के समीकरण को बनाइए। और सामाजिक वर्गों का जब आप समीकरण बनाएंगे तो जो सामाजिक क्षेत्रों के जो कद्दावर नेता हैं उसको आप बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, मारवाड़ क्षेत्र में जो पूरा चुनाव हमने लड़ा, विधानसभा का भी जो चुनाव लड़ा, वो हमने अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का एक सख्त रवैया अपनाया, सख्त नहीं, जिसको मैं कहता हूँ एक गलत नीतियों भरा रवैया अपनाया, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने में कर्नल सोनाराम कांग्रेस पार्टी के विसल ब्लोअर थे और पार्टी को अपने सामाजिक वर्ग का विस्तार करना था और एक कांग्रेस के ऊपर मॉरल विक्ट्री भी थी कि कांग्रेस के जो विसल ब्लोअर है उस पर कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। तो हमने उसको जो एक अवसर था उसको अपनाया और उसका आज ये सब परिणाम सामने आया। मतलब आपने एक इशारा दिया कि कर्नल सोनाराम का सिलेक्शन अशोक गहलोत के विरोधी होने के तौर पर चुना गया कि कांग्रेस में अशोक गहलोत के प्रमुख विरोधी, प्रखर विरोधी अशोक गहलोत मतलब कांग्रेस की जो तथाकथित उस समय की जो सरकार थी, जो विकास की नीतियों का ढिंडोरा पीट रही थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। उसके साथ बाड़मेर के अंदर जो रिफाइनरी वगैरह का मुद्दा था उसको लेकर जिस प्रकार से ज़मीनों का कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया और जो रिफाइनरी लगी नहीं, जिस रिफाइनरी के बारे में हमने भी कई प्रश्न खड़े किए, लेकिन क्या सचमुच जनता के विकास, ये एक ऐसा मुद्दा था मारवाड़ का मुद्दा जिसके लिए कर्नल सोनाराम ने आवाज़ उठाई थी। और मुझे लगता है कभी कभी जनता के मुद्दों को लाने के लिए अगर अन्य राजनीतिक दलों में भी लोग उन विषयों पे आपका समर्थन करते हैं तो पार्टी के आधार का विस्तार करने के लिए ज्वाइन कराया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पार्टी जो है हमेशा अपने वरिष्ठ लोगों का, उनकी भावनाओं का ध्यान रखती है? जसवंत सिंह जी की भी भावनाओं का ध्यान रखा जाता तो आपके पास एक वरिष्ठ कद्दावर नेता बना रहता, उनके जाने की तकलीफ नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों ही तरह से बातें होती हैं और मानवेंद्र जी को तो अवसर दिया ही था, एक नई पीढ़ी के नेता के नाते उनको एक अवसर उपलब्ध था। अब ये जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन आपके हिसाब से मतलब हर नेता को पार्टी की बात को मानना चाहिए। जसवंत सिंह जी ने वो इनडिसिप्लिन किया। अब ये जसवंत सिंह जी से आप पूछिए, लेकिन इतना मेरा जरूर मानना है कि पार्टी की एक बार निर्णय होने के बाद सभी उसको मानते हैं, ये नियम और परंपरा, ये परंपरा है। एक और सीट है दौसा की, जहाँ पर आपने हरीश मीणा जी को खड़ा किया। अब वो भी चुनाव जीत गए हैं तो इसलिए सवाल कम जायज़ हो सकता है, लेकिन हरीश मीणा को लेकर ये सवाल खड़ा किया गया कि हरीश मीणा पर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा आरोप लगाए थे उनके कांग्रेस की तरफ करीबी होने का, और विधानसभा से भारतीय लोकसभा आते आते हरीश मीणा कांग्रेस से बीजेपी के कैसे हो गए? देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, जब हम आरोप लगाते हैं तो सरकार की कार्य योजना और नीतियों पे आरोप लगते हैं। वो सरकार की नीतियों को लेकर के आरोप थे, लेकिन उस क्षेत्र में जो पार्टी की जो स्थिति थी उसमें भी एक विषय कहा जा रहा था कि कोई कद्दावर उस समाज का एक नेता आए जिसकी पहचान हो, जिसको हम आगे चल के उस समाज और वर्ग को जोड़ने के लिए स्थापित कर पाएँ। उस कसौटी पे वो खरे उतरे, उनके पास प्रशासनिक अनुभव था, इसलिए टिकट दिया और अब तो वो विजय हो गए। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपकी जो रणनीति है वो कामयाब रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल दौसा करौली सीट को लेकर भी रहा, फिर कुछ बांसवाड़ा को लेकर भी रहा, और झुंझुनू और सीकर में जो दो कैंडिडेट्स आपने खड़े किए, सुमेधानंद जी और चांदनाथ जी, उनको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। तो महन चांदनाथ और सुमेधानंद जी, मैंने सुना कि बाबा रामदेव के जो सिफारिश थी वो काम में आई कैंडिडेट के तौर पर। नहीं, ऐसा है कि कार्यकर्ताओं की राय ली थी। जहाँ तक चांदनाथ जी का प्रश्न था, वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी बहरोड से टिकट मांगा था। अगर सिफारिश होती तो उस समय भी हम टिकट दे सकते थे। तो उस नीति में महाराज चांदनाथ जी को टिकट मिला। और सुमेधानंद जी एक सीकर में सामाजिक कार्य से लंबे समय से जुड़े हुए थे और लंबे समय से सामाजिक और सुधार आंदोलन के जो कार्यक्रम चला रहे थे। सुभाष महरिया जी पहले सिटिंग एमपी रहे थे। अब कभी कभी कोई नियम और नीति हो जाती है, तो जो सर्वानुमति से फैसला आ रहा था वो फैसला सबने मिलकर लिया, और उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार फैसला होने के बाद सबको पार्टी का फैसला माना। भूपेंद्र जी, आप पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, अब क्या मैं आपको काबीना मंत्री होने की बधाई दे दूं? देखिए, मैं पार्टी के मिशन पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ जी, मुझे उसी भूमिका में देखिए। जिस तरह से आपने विधानसभा चुनावों में पार्टी को बहुमत दिलाया, और उससे भी बड़ा मतलब 100% रिजल्ट, तो मेरे ख्याल से बहुत टफ जॉब है। तो वो 100% रिजल्ट मिशन 25 जो है पूरा किया पार्टी ने, तो आपका भी तो मिशन होना चाहिए ना मंत्री बनने का। मेरा कोई मिशन नहीं है। लेकिन ये चलिए, इसको मैं दूसरे तरह से जानता हूँ कि क्या कोई मिशन पूरा करता है तो उसका रिवॉर्ड तो होता है? मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, मैं विजय जी आपको सही कह रहा हूँ।
मैं केवल मिशन पे काम करता हूँ, उसके अलावा तो मेरा कोई राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन भूपेंद्र यादव करते हैं, तो क्यों नहीं हम चाहें कि वहाँ का काबीना मंत्री वो हों? नहीं, मुझे लगता है इस प्रकार की बात का कोई अर्थ नहीं है जी ये तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार होता है जी। और मैं अब भी विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि मैं मिशन पे ही काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई एम्बिशन नहीं है। सर, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे ही आज सुबह से नतीजे आए हैं तो बहुत सारे लोग सूट सिलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब राजस्थान से कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन कौन नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा और उसमें बहुत ज़्यादा, जब 25 के 25 आपने एमपीज बना दिए हैं तो और ज़्यादा वो हो रहा है। नहीं, पूरा का तो पूरा वो जो डिजाइनर है उसके यहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई है। मैं तो जानता नहीं इन बातों को। जी। ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। जी। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, उसी नाते मैं अपनी भूमिका को देखता हूँ। राजस्थान में किस तरह से आप देखते हैं, यदि राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में बने तो मैंने आप कहा ये किस तरह सब प्रधानमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है और प्रधानमंत्री जी जो तय करेंगे, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उसी हिसाब से सब लोग कार्य करेंगे। नहीं तो वो आपसे सलाह करके ही तो करेंगे। प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है किसी चीज को फाइनल करने के लिए, लेकिन जैसे कि आप पार्टी के लिए आप हमेशा जिक्र करते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप में चलती है। आप कह रहे हैं कि अकेले मोदी जी सब तय करेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की नहीं चलेगी। पार्टी से भी वही तय करेंगे, अध्यक्ष जी और उनके स्तर का विषय। मेरे स्तर का विषय नहीं है तो मैं क्यों जवाब दूँ? नहीं, आप पार्टी के राजस्थान के प्रभारी भी हैं, राजस्थान की सारी जिम्मेदारी देख रहे हैं, तो एक सलाह वो पार्टी को रहने दो ना विजय जी, याद लें। पार्टी का विषय हो, पार्टी पर रहने दें। जी, जिस तरह का बहुमत मिला है उससे बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद जगी है, एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी मैं देखता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब सरकार बनाने के बाद अपना जो कोर एजेंडा है उसे पूरा करेगी, या अब आपके पास कोई और एक्सक्यूज हैं? हमारा जो कोर एजेंडा है, इस बार का जो आप हमारा घोषणा पत्र देखेंगे जी उसमें दो बातें हमने नारों के रूप में कही है। जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, जी तो भारत की एकता और उसको भारत को श्रेष्ठ बनाना। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो पूरा चुनाव कैंपेन जब चलाते थे तो श्रेष्ठ बात भारत बनाने के लिए वो 5T कहा करते थे। जी ट्रेड, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, ये जो उनके 5T थे, मुझे लगता है उन विषयों पे सरकार चलेगी। दूसरी बात, सरकार उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की भावना से चले, ये नरेंद्र भाई मोदी जी के सुशासन का एजेंडा है, सरकार उसके अनुरूप चलेगी। और तीसरा, आपने जितना भी चुनाव कैंपेन चला है उसमें एक स्लोगन हमने दिया था, सबका साथ और सबका विश्वास। तो ये जो 5T की जो हमारी पद्धति है, ये सबका साथ और सबका विश्वास लेकर चलेगी, तभी हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व है उसमें हम इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। क्या मैं इसको आपके कोर एजेंडा पर चलने के बचने का एक्सक्यूज समझूं? कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास का मतलब है कि आप धारा 370 को फिर से हटाने की बात से बचना चाहते हैं, राम मंदिर निर्माण की जो भूमिका है उसको बचना चाहते हैं, कॉमन सिविल कोड की जो भूमिका है जिस पर पार्टी का जो स्टैंड रहा है उससे बचना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसा विषय नहीं है, ना आपको ऐसा मानना चाहिए, ना कभी ऐसा कन्फ्लिक्ट है। जी, पार्टी की जो मूल फिलॉसफी की जो पंच निष्ठाएं हैं वो सब इन विषयों में समाहित है, इसलिए कोई विषय ले रहे हैं कोई इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि 98 में जो एनडीए की सरकार थी उस वक्त आपने ये बहाना दिया कि हमारे पास एक सभी दलों की सरकार है, कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, तो जो बीजेपी का कोर एजेंडा है वो पूरा नहीं किया जा सकता, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया CMP और उसके आधार पर सरकार चली। आज की तारीख में आपके पास भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले के पास स्पष्ट बहुमत है, तो फिर तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब अब तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो कोर कमिटमेंट वाले लोग हैं, उनकी जो उम्मीद है उनको पूरा करें। सरकार जब बनती है, पार्टी सरकार बनाती है, लेकिन सरकार देश की होती है, देश की सरकार होती है, और आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सबका साथ और सबका विश्वास लेकर ही जो निर्णय होंगे वो पार्टी आने वाले समय में करेगी। सर, ये वोटर को आप उस समय तो बताते नहीं, इस तरह से बात नहीं करते, अब आप उसको थोड़ा सा इसी दूसरे तरीके से बात करें। वोटर को तो कहते हैं कि नहीं ये एजेंडा है जो उसको हम बनाएंगे जब हम आएंगे सरकार में। ऐसा नहीं है। फिर उस समय पिंक रेवोल्यूशन की बात हो रही होती है, फिर गौपालन की बात हो रही होती है, फिर राम मंदिर की बात बुरा कहाँ है? गौपालन का कंट्राडिक्शन कहाँ है? बुरा राम मंदिर निर्माण में है। तो गौपालन को, राम मंदिर निर्माण अलग है, गौपालन अलग है। मैं जो विषय कह रहा हूँ सारे घोषणा पत्र के विषय कह रहा हूँ। जी, आपने कहा कि एक नरेंद्र भाई का एजेंडा है सबका साथ सबका विश्वास, जो बीजेपी का अपने घोषणा पत्र में। जी, इस सबका साथ सबका विश्वास जो है पहले लेवल पे तो पार्टी में आएगा ना,
पार्टी में तो अभी आडवाणी जी नाराज हो रहे हैं। आजकल तो ये कोप भवन एक्सरसाइज चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एक कोप भवन में जाता है, दूसरा निकलने से पहले दूसरा कोप भवन में जाता है। आडवाणी जी कहीं नाराज हैं, सुषमा जी कहीं नाराज हैं, कलराज जी कहीं कुछ और बोल रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी बोल ही नहीं रहे। तो ये तो अभी सबका साथ सबका विश्वास देश का स्तर पर हम दूसरे नंबर पर करेंगे। पहले पार्टी के लेवल पर आपको लग रहा है ये? मुझे लगता है अगर आज आप आडवाणी जी का स्टेटमेंट आज आप सुनते जी, जो माननीय आडवाणी जी ने कहा है, जी। आज डॉक्टर जोशी जी का जो बयान आया है, आडवाणी जी को मैंने सुना उन्होंने मोदी जी का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ जीत हुई है। जी, तो मोदी जी के नेतृत्व में जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय लिया जी। वो तो आडवाणी जी ने लिया जी। है। आडवाणी जी तो हमारे मार्गदर्शक जी। हैं, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, आपको उस लगता है निर्णय कि में सबका भूमिका साथ निभाई। सबका विश्वास जो है राज से पहले पार्टी में जरूरत है? सब जगह जरूरत है। ये मन में कहीं ना कहीं वो चिंता आपको रहती है, क्योंकि आपने सारा इस मीडिया का विधानसभा बनाया चुनाव से पहले नारा दिया आओ साथ चलें। हाँ, तो तब मैंने कप्तान सिंह जी से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा हाँ पार्टी के नेताओं के लिए पहले जरूरत है कि आओ साथ चलें, और अब सबका साथ सबका विश्वास जो है वो भी फिर पार्टी लेवल पर पहले तय करना है। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो कुछ मीडिया की बातें चलती हैं, बाकी सब लोग साथ मीडिया थोड़ी कहते हैं आडवाणी जी को किस तरह से बोलें, और सुषमा जी को कोई ने भोपाल भेजा नहीं मीडिया ने। नहीं, वो तो अपने उसमें अपने निर्वाचन उसमें गई थी जी। मुझे लगता नहीं इस पे कोई स्पेकुलेशन करना चाहिए, सब कुछ सहज स्पेकुलेशन नहीं है ना, यही कह रहा हूँ मैं भी, स्पेकुलेशन का ये मेरे तो को सब साफ लगता दिख है रहा है। स्पेकुलेशन है जी, ये मीडिया का, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, कोई यथार्थ नहीं है। सब लोग और कल पार्टी का संसदीय बोर्ड बैठने वाला है, तो सारे निर्णय सबकी सर्वानुमति से आपके सामने आएंगे। आपने संसदीय बोर्ड का जिक्र किया, आज राजनाथ जी भी उसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन संसदीय बोर्ड से ऊपर आपने अभी एक नया कोर ग्रुप बना दिया है जिसमें 4 लोग हैं, राजनाथ जी हैं, जेटली जी हैं, नितिन गडकरी हैं और नरेंद्र मोदी हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर कोर ग्रुप बनाने की जरूरत कैसे पड़ गई? ऐसा कोई अधिकृत रूप से कोई ग्रुप वगैरह ऐसा बना नहीं जी। है, ये आपकी जानकारी हो सकती है, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं, मुझे पार्टी में बताया गया कि कोर ग्रुप बना गया, वो ही फैसला करेगा। पार्टी ने ऐसा कोई आज तक कोई प्रेस विज्ञप्ति या ऐसा कुछ जारी नहीं किया है। अगर आपकी जानकारी में तो मुझे वो पार्लियामेंट्री प्रेस बोर्ड विज्ञप्ति दिखा, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सारे फैसले करेगा। हाँ वही करता है। तो उसमें नरेंद्र मोदी की जो भूमिका है, जिस तरह से आप कह रहे थे मोदी जी सारे फैसले करेंगे या पार्लियामेंट्री प्रधानमंत्री, देखिए मोदी जी फैसला करके पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताएंगे? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करता है जी। वो पार्टी के लिए करता है, सरकार के संबंध में तो निर्णय प्रधानमंत्री करता है, ये तो हमेशा से ही परंपरा रही है। जी जी, आपने एक अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री सरकार के बारे में फैसला करता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर हमेशा से आरोप लगाती रही कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी पर। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है, नरेंद्र भाई को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और एक वीक प्रेसिडेंट। तो किस तरह से आप देखते हैं, स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और वीक प्रेसिडेंट के साथ आप चलना चाहते हैं? मुझे लगता है ये भी आपका जो प्रश्न है ये वास्तविकता से परे है। ना तो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और वीक प्रेसिडेंट नहीं है, सत्ता और संगठन साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चल के देश की सेवा का काम करते हैं। और देश की जनता पिछले 10 साल में चाहती थी कि देश में कोई मनोनीत प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, निर्वाचित प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व है वो हमने जनता के सामने रखा है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जनता ने उनको निर्वाचित किया है। जी, आखिरी सवाल कि कांग्रेस पर आप हमेशा आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री जी को लेकर ही कि वो गांधी परिवार से सरकार चलती है, सत्ता का केंद्र जो है गांधी परिवार है। यहाँ सत्ता का केंद्र संघ परिवार नहीं है? नहीं, केंद्र नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सुना कि आरएसएस ने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई सरकार बनाने में, जिताने में। संघ के स्वयंसेवकों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जी। और देश की समस्याओं के बारे में हर आम फैसले मतदाता के के लिए तो सब जागरण लोग, करने आजकल में। मैं देख रहा हूँ हर आदमी नागपुर जा रहा है, संघ के नेताओं से मिल रहा है, फिर भैया जी जोशी यहाँ आ रहे हैं या वो कोई जा रहा है, बिना वहाँ के कुछ चल नहीं रहा मामला। ऐसा नहीं है, सब लोग सहज रूप से सब लोग काम कर रहे हैं, जो जहाँ से प्रेरणा ले रहे हैं सब लोग ले रहे हैं, लेकिन कोई एजेंडा थोपा जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। संघ परिवार सत्ता का केंद्र नहीं है, नहीं, रिमोट कंट्रोल नहीं है, नहीं है, रिमोट की तरह से नहीं चलाते, क्योंकि नहीं। संघ की बात टालते तो नहीं आप? नहीं, लेकिन मॉरल गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल